बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मियां अकमल अली। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट किया था। आज हम एक नए चैप्टर की इब्तिदा करेंगे, चैप्टर नंबर 7, जो कि ऑसिलेशन है। हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि ऑसिलेशन क्या होती हैं, ऑसिलेशन को प्रोड्यूस किस तरह से किया जा सकता है, ऑसिलेशन की प्रोडक्शन के लिए क्या चीज़ों का होना लाज़मी है, उसके लिए क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को आगे से आगे शेयर करें, ताकि हमारे जो लेक्चर्स हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स तक पहुँच सकें। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। ऑसिलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, या फिर हम कह सकते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन रिपीटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। और इस ऑसिलेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। इस डेफिनेशन में वो कहता है कि हमारे पास एक बॉडी है जो मोशन परफॉर्म कर रही है, और जो मोशन की परफॉर्मेंस है वो टू एंड फ्रो हो सकती है, या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन हो सकती है। और फिर साथ में क्या कहता है, रिपीटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट। वो रिपीट करती है अपने आप को एक फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो। और साथ में कहता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब उसका टू एंड फ्रो जो मोशन होगा, उसमें जो टाइम इंटरवल होगा वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा वो टाइम। और इसी तरह की मोशन को कहता है, हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास मोशन ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। ये आपके सामने डायग्राम है। हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट के साथ एक स्प्रिंग के वन एंड को रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है। और ये स्टूडेंट्स जो लाइन है हमारे पास, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, और ये वो वाली पोजीशन है जो कि एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, मीन इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, पुल करते हैं, और जब इसके ऊपर जो लगाई गई फोर्स है उसको रिमूव करते हैं या रिलीज करते हैं, तो इस फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन को परफॉर्म करता है स्प्रिंग सिस्टम। ये एग्जाम्पल है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन की। स्टूडेंट्स, इसी के साथ अगर हम देखें दूसरी एग्जाम्पल, तो मोशन ऑफ अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। जो मोशन होती है हमारे पास बॉब की, जो सिंपल पेंडुलम में हम यूज करते हैं, उसमें भी हमारे पास जो मोशन होती है वो टू एंड फ्रो मोशन होती है। ये उसकी मीन पोजीशन कहलाती है, और ये वो पोजीशन जो एक्सट्रीम पोजीशन है जहां पर हम इस बॉब को पुल करके लेके जाते हैं और रिलीज करते हैं, तो ये इस मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन को परफॉर्म करता है। स्टूडेंट्स, हमने एक वर्ड पढ़ा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बेसिकली ये पीरियोडिक मोशन होती है हमारे पास। तो अगर हम पीरियोडिक मोशन को देखें कि व्हाट इज द पीरियोडिक मोशन, तो a motion which repeat itself over and over again called periodic motion। बॉडी की एक ऐसी मोशन जो अपनी हालत को बार बार रिपीट करे, अपनी मोशन को
बार बार रिपीट करे, उसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास स्टूडेंट्स के रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, और उसका टाइम पीरियड है हमारे पास पीरियड ऑफ 1 ईयर। मीन हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड 1 साल में एक चक्कर कंप्लीट करती है। और अगर हम बात करें मोशन ऑफ मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक की, हाथ में पहनी हुई घड़ी की जो मिनट्स हैं वो भी एक खासा इंटरवल रखते हैं। मीन अगर मैं बात करूं 1 घंटे की, तो हमारे पास जो 1 घंटा है उसमें 60 मिनट होते हैं, और ये 60 मिनट जैसे ही गुजरते हैं ये दोबारा 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। मीन एक इक्वल इंटरवल होता है हमारे पास इनके दरमियान में भी। लास्ट वाली जो हमारे पास एग्जांपल है वो है मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। जो हमारा चांद है वो जमीन के अराउंड जो चक्कर लगाता है उसका पीरियड भी हमारे पास फिक्स होता है। उसका पीरियड जो है हमारे पास 27.3 डेज है हमारे पास। इतने दिनों में हमारा जो चांद है, मून जो है, वो जमीन के अराउंड चक्कर को कंप्लीट करता है। अब हम देखते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस अ ऑसिलेशन। बेसिकली ऑसिलेशन जो है हमारे पास, जिसको टू एंड फ्रो मोशन कह रहे हैं हम, वो बेसिकली प्रोड्यूस किस तरह से होती है। तो ऑसिलेशन को प्रोड्यूस करने के लिए दो चीजों का होना लाजमी है, हमारे पास की पॉइंट्स हैं कि जो ऑब्जेक्ट है जिसमें ऑसिलेशन पैदा करना चाह रहे हैं हम, उसको हम डिस्प्लेस करें। और सेकंड है हमारे पास कि उस बॉडी को जिसको हमने डिस्प्लेस किया है उसकी मीन पोजीशन से उसको रिलीज कर दें। तो फिर हमारे पास क्या होगा, बॉडी जो है वो स्टार्ट कर देगी ऑसिलेट करना। अब डिस्प्लेस करने के लिए हमारे पास किस चीज का होना लाजमी है, और रिलीज करने के लिए हमारे पास किस चीज का होना लाजमी है। जब हम किसी भी बॉडी को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी, तो उस चीज को हम डिस्प्लेस करवा सकेंगे। और जब हम रिलीज करेंगे तो वही एक्सटर्नल फोर्स जो हमने अप्लाई की थी उसको रिमूव करेंगे हम। जब रिमूव करेंगे तो पोजीशन उसकी रिलीजिंग पोजीशन बनेगी, जो मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन को परफॉर्म करेगी। अब ये तो हो गया हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ ऑसिलेशन। रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारे पास ऑसिलेशन के लिए, कि ऑसिलेशन परफॉर्म होती रहे हमारे पास। तो उसके लिए हमारे पास दो चीजें हैं, रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब जब मैं किसी चीज को डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा, मीन रिलीज करूंगा, तो वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ तो जाएगी, लेकिन मीन पोजीशन पर स्टोर नहीं करेगी, सॉरी स्टॉप नहीं करेगी, बल्कि उससे आगे की तरफ मूव करेगी और दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आएगी। जब दोबारा वो मीन पोजीशन की तरफ आएगी तो बेसिकली वो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स आएगी। उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो गई है जिसकी वजह से हमने डिस्प्लेस करवाया था, वो इन द फॉर्म ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो गई है, तो उसको दोबारा मेन पोजीशन की तरफ ला रही है, ये हो गया। और दूसरा है हमारे पास इनर्शिया। आपको पता है कि हमारे पास इनर्शिया का लॉ कहता है कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई भी चीज मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक कि हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते।
तो अब इनर्शिया ही है जो इसको इस चीज पर मजबूर करता है कि वो अपनी मीन पोजीशन पर आए, क्योंकि वो रेस्ट में थी। हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, उसको डिस्प्लेस किया है, लेकिन वो बॉडी चाहती है कि वो इनर्शिया के तहत अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आए। ठीक है। तो इस वजह से जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाती है तो लॉ ऑफ इनर्शिया के तहत दोबारा वो मीन पोजीशन की तरफ मूव करती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है जिसके दो पार्ट हैं, दो एमसीक्यूज भी बन सकते हैं कि तमाम तरह की जो ऑसिलेटरी मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होनी चाहिए या नहीं। तो इसका आंसर है नो, कि तमाम तरह की जो ऑसिलेटरी मोशन है वो लाजमी नहीं है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन भी परफॉर्म करे, लेकिन तमाम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो लाजमी है कि ऑसिलेटरी मोशन भी परफॉर्म करेंगे। तो इसका आंसर है हमारे पास यस। अब अगर हम हुक्स लॉ को डिफाइन करें तो हुक्स लॉ हमारे पास क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ within the elastic limit the applied force is directly proportional to the displacement। अब यहाँ पर वर्ड है हमारे पास इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब है कुव्वते बर्दाश्त होना किसी चीज का। अब हम जैसे स्प्रिंग की ही बात कर रहे हैं तो स्प्रिंग में भी एक इलास्टिक लिमिट होती है। कोई भी स्प्रिंग है अगर हमारे पास, उसके ऊपर मैं एक खास हद तक फोर्स लगाऊंगा, तो जैसे ही फोर्स रिलीज करूंगा, मैं रिमूव करूंगा फोर्स को, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा। लेकिन अगर उसकी खास हद से ज्यादा मैं फोर्स लगा दूंगा तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी। मीन मैं एक्सटर्नल फोर्स को अगर रिमूव भी कर देता हूं तब भी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाएगा। इसको कहते हैं इसकी इलास्टिक लिमिट। और हुक्स लॉ भी वैलिड होता है विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो वो इसलिए कहता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट जो फोर्स हम लगाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके डिस्प्लेसमेंट के। और अगर इसको मैथमेटिकली देखें तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर रिमूव करें तो इक्वालिटी और कांस्टेंट अपेयर होता है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास जो के है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और उसको हम जानते हैं एज स्प्रिंग कांस्टेंट। और यहाँ पर अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहें तो हम डिफाइन करते हैं द स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिफाइन एज द फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। मीन के जो हम फोर्स लगाते हैं और पर यूनिट जो एक्सटेंशन होती है, मीन जो एक्स डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। और इसका ऐसा यूनिट जो है हमारे पास न्यूटन पर मीटर है हमारे पास। अब अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करें हम, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली हमारे पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन का तो हमें पता है, जो एक खास इंटरवल के बाद अपनी मोशन को बार बार रिपीट करते हैं। तो कहते हैं ये हमारे पास स्पेशल टाइप है पीरियोडिक मोशन की। मीन ये भी अपने आप को बार बार रिपीट करेगी, लेकिन ये स्पेशल टाइप है हमारे पास। जिसमें क्या होता है, जिसमें एक पार्टिकल जो है वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है रिपीटली अबाउट अ मीन पोजीशन। एक पार्टिकल जो है वो टू और फ्रो मोशन परफॉर्म करता है अपने मीन पोजीशन के अराउंड। और किसके अंडर परफॉर्म करता है वो? रिस्टोरिंग फोर्स के। और जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन। मीन जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा टूवर्ड द मीन पोजीशन होगी।
और उसका जो मैग्नीट्यूड है किसी भी इंस्टेंट पे, मीन किसी भी पॉइंट पे जो उसका वो होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर हम कंडीशन देखें, कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हमारे पास तीन तरह की कंडीशंस हैं। सिस्टम जो है वो मस्ट हैव इनर्शिया, सिस्टम के पास इनर्शिया लाजमी होना चाहिए। मीन अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहे, रहे मीन कि अपने आप को मोशन में रखने की कोशिश करे, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रखने की कोशिश करे। सिस्टम के पास रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। सिस्टम जो है हम ऐसी जगह पर परफॉर्म करवाएं जहां पर जगह जो है वो फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। ये तो हो गया हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही हम लेकर एक टॉपिक को सॉल्व करना चाहते हैं, अटैच्ड टू स्प्रिंग, इसमें हम कंसीडर करते हैं कि एक मैस है हमारे पास एम, जिसको अटैच किया है स्प्रिंग के एक एंड के साथ। और ये जो मैस एम है वो ये क्वालिटी रखता है कि वो मूव कर सकते हैं फ्रीली। कैसी सरफेस पे? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी उसकी हॉरिजेंटल सरफेस, एज शो इन द फिगर, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब वो कहता है जब हम एम मैस को डिस्प्लेस करते हैं थ्रू अ डिस्टेंस एक्स, जब हम मैस एम जो स्प्रिंग के साथ अटैच है इसको डिस्प्लेस करते हैं थ्रू अ डिस्टेंस एक्स, एक्स पोजीशन मीन एक्स तक उसको डिस्प्लेस करते हैं मीन पोजीशन से। अगर ओ उसकी मीन पोजीशन है तो एक्स डिस्टेंस तक उसको लेके जाके उसको मूव करवाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ हमारे पास क्या होता है? एफ इज इक्वल टू के एक्स। अब देखिए ये वाली हमारे पास पोजीशन है, ये जो उसकी पोजीशन है नॉर्मल पोजीशन, ये उसकी मीन पोजीशन है जिसको ओ से शो करवाया है। जब हम उसको पुल करते हैं तो वो एक्स मीन क्या कहने का है कि वो एक्स डिस्टेंस पर जाकर डिस्प्लेस हो, उसको पुल करते हैं हम पोजीशन बी पर, और उसका डिस्टेंस कितना होता है? एक्स। और इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है जो उसको उसकी मीन पोजीशन की तरफ लेके जाती है। और याद रखना है कि जो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट होगी। और ये इनकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, एक्सट्रीम पोजीशन है इनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब ये हमने रिलेशन जो पढ़ा है एफ इज इक्वल टू के एक्स, तो इसमें कहता है ड्यू टू इलास्टिसिटी स्प्रिंग अपोजेस द अप्लाइड फोर्स, इलास्टिसिटी होने की वजह से स्प्रिंग जो है वो अपोज करता है अप्लाइड फोर्स को, और इसी अपोजिंग फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स को डिफाइन करें तो रिस्टोरिंग फोर्स मींस दैट द फोर्स which brings the body back towards its mean position is called restoring force। मीन किसी बॉडी को उसकी मीन पोजीशन पर दोबारा लाने वाली जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स कहलाती है। और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ आर से। आर मीन हमारे पास रिस्टोरिंग, एफ मीन हमारे पास फोर्स, और उसकी इक्वेशन हम लिखते हैं एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब यहां पर भी हमने बताया कि अपोज करती है, तो जो अपोजिंग है हमारे पास उसको हम नेगेटिव के साइन से शो करवाते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि द नेगेटिव साइन शोज दैट एफ आर इज डायरेक्टेड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है? वो अपोजिट होता है। नेक्स्ट अगर हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहें एक्सलेशन का,
तो हमें पता है कि सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन होता है F इज इक्वल टू एम ए। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हम लिख के आए हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करवा दूं तो F दोनों में कॉमन होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी भी राइट साइड और इक्वेशन 1 की भी राइट साइड हम लिख लेंगे। अब चूंकि हमने एक्सेलरेशन के रिलेशन को निकालना है, तो ए को मैं इधर ही रखूंगा, के एक्स उधर ही रहेगा और एम उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब क्योंकि हमने एक दफा स्प्रिंग को डिस्प्लेस करवा के रिलीज किया है, तो उसमें जो स्टोर हुई है रिस्टोरिंग फोर्स वो तो सेम रहेगी, और मैस भी हमने एक दफा अटैच किया है तो मैस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। मीन के ओवर एम जो है हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट और एक्स। अब जो ए है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स के, क्योंकि इक्वेलिटी और कांस्टेंट खत्म करें तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा। सो हमारे पास प्रूव हुआ कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब ये वाली चीज भी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है कि प्रूव दैट एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी, और जैसे जैसे मैंने इन हेडिंग्स को देकर इसको एक्सप्लेन किया है, अगर आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें या साथ में कॉपी पेंसिल लेकर इसको नोट कर लें तो ये आपके बेहतरीन नोट्स बन जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई मसला मसाइल होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को आगे से आगे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब दोस्त लेक्चर को सुन सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।